हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिंस कॉमर्स। सो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 251 से शुरू करेंगे और 20 क्वेश्चंस आज कवर करेंगे आज के सेशन में। ये जो पीडीएफ हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको मिलेगी क्रिंस कॉमर्स जोन की ऐप पर। उसी ऐप के अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे अकाउंटेंसी के विद एनालिसिस वीडियोस, और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपको उसी ऐप के अंदर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं आपको नंबर दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 251, डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। देखिए, जब हम किसी पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं इट मीन्स हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, राम श्याम मोहन कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, जब हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं या किसी नाम की बात करते हैं, तो अगर उस डेबिट बैलेंस है इट मीन्स वो हमारे लिए एसेट है, और क्रेडिट बैलेंस है तो इट मीन्स वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। डेबिट बैलेंस है तो एसेट है, क्योंकि आप सबको पता है कि एसेट्स ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस। तो अगर डेबिट बैलेंस है किसी पर्सनल अकाउंट का, तो ए और बी, अमाउंट रिसीवेबल और अमाउंट पेबल, इन दोनों में से कोई एक होगा। रिसीवेबल है इट मीन्स कि हमें पैसा रिसीव करना है, कि जिससे हमने पैसा लेना है, वो राम है या श्याम है कोई भी है, वो हमारे लिए एक डेटर है, उससे हमें पैसा लेना है। और अगर वो डेबिट बैलेंस है इट मीन्स मतलब अमाउंट रिसीवेबल, जो कि हमारा सही आंसर है। लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो आपको सबको पता है कि क्रेडिट में हम क्या लेते हैं, लाइबिलिटीज़ लेते हैं। देन इन दैट केस हमारा आंसर रहता है अमाउंट पेएबल। तो फिलहाल डेबिट बैलेंस है तो पर्सनल अकाउंट का या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस मतलब एसेट मतलब अमाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइबिलिटी यानी अमाउंट्स पेएबल। तो इस केस में हमारा आंसर रहेगा अमाउंट रिसीवेबल। कैश इन हैंड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं, किसी के नाम से जुड़े अकाउंट की बात कर रहे हैं, इसलिए कैश इन हैंड नहीं आएगा। ऑल्दो कैश इन हैंड भी एसेट है, उसका भी डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन यहाँ क्योंकि पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे थे इसलिए अमाउंट रिसीवेबल ही आएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रिटर्न इनवर्ड्स अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर रिटर्न इनवर्ड्स दिया तो उसको कहाँ से डिडक्ट करना है। सबसे पहले आप ये समझ लो, रिटर्न इनवर्ड का मतलब हो गया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, तो अगर सेल्स रिटर्न है तो फिर वो सेल्स से ही माइनस होगी, इसलिए आंसर रहेगा बी, यानी सेल्स में से ही हम जो रिटर्न इनवर्ड्स हैं या सेल्स रिटर्न हैं वो माइनस करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसका पर्पस क्या है। ए, टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर, बी, टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, सी, टू फिक्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इसका मेन पर्पस ही यही है कि एक तो हम एक्सपेंडिचर को एनालाइज करें कि कहाँ पर कितना खर्चा आ रहा है, किस प्रोडक्ट पे कितना कॉस्ट आएगा। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालें, और कॉस्ट निकालने के बाद हम अपना सेलिंग प्राइस भी फिक्स करेंगे, क्योंकि हम तब तक अपना सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं कर सकते जब तक एक्सपेंडिचर का एनालिसिस नहीं होता, जब तक हम प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं निकाल लेते, अलग अलग प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं निकाल लेते, जब तक हम प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे तब तक हम अपना सेलिंग प्राइस भी फिक्स नहीं कर सकते। तो ये सब करने के बाद ही हम अपना सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर रहेगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 254, ऑन 1 Jan सोहन पेड रेंट ऑफ ₹5,000, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज। अगर हम कोई रेंट दे रहे हैं, अगर दो लोगों के बीच कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें हमारे एसेट्स कैपिटल लाइबिलिटीज़ में चेंजेस आ रही हैं तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इसका आंसर रहेगा ए, ट्रांजैक्शन। हाँ, इसके साथ अगर ये क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है कि सोहन पेड रेंट ऑफ ₹5,000 और उसके बाद हमारा मान लो रेंट देने के बाद हमारा कैश वो कहता है कि 20,000 हमारा कैश बच गया है। आफ्टर पेइंग रेंट ऑफ 5,000 हमारे पास 20,000 का बैलेंस कैश बच गया है, तब हम उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन एज वेल एज एन इवेंट, कि एक ट्रांजैक्शन भी हुई और ट्रांजैक्शन होने के बाद हमारे पास 20,000 का कैश जो है वो बचा, तो उसको हम बोलेंगे इवेंट। सो अभी हमने सिर्फ रेंट दिया, इसको हम बोलेंगे ए ट्रांजैक्शन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चीज़, वट बैलेंस डज ए पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज़। देखिए, एक पार्टनर करंट अकाउंट वो होता है जिसमें हम पार्टनर्स के इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो कभी इनकम ज़्यादा हो सकती हैं, कभी एक्सपेंस ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और इसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इसलिए आंसर रहेगा इधर ए और बी। अगर इनकम ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस, अगर एक्सपेंस ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस, इसलिए आंसर रहेगा इधर ए और बी। कभी एक्सपेंस ज़्यादा हो सकते हैं, कभी इनकम भी ज़्यादा हो सकती हैं। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 256 पे, अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन द पीरियड विल। अंडरस्टेटमेंट का मतलब होता है जितना एक्चुअल में कॉस्ट है उससे कम पे दिखाया जाए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस 15,000 का है और हम उसको कम वैल्यू में दिखाएं, यानी 12,000
करके दिखाएं तो उसको कहते हैं अंडर स्टेटमेंट। अगर 15,000 का जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा दिखाएं तो उसको कहते हैं ओवर स्टेटमेंट। तो कहता है अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन द पीरियड विल ए अंडरस्टेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इन दैट पीरियड, कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर उसकी कॉस्ट को कम करेगा। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कह सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस नेट परचेजेस, ठीक है, नेट परचेज मतलब परचेज में से परचेज टर्न माइनस करने के बाद, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जो एक्सपेंस आए वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो जितना हम क्लोजिंग स्टॉक कम रखेंगे, राइट, अगर हम ये क्लोजिंग स्टॉक जो है वर्क इन प्रोग्रेस का इसको कम रखते हैं 15,000 की, मान लो अगर 15,000 का स्टॉक हम उसको 12,000 दिखाते हैं तो उल्टी उससे हमारा क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो बढ़ जाएगी। अगर आप यहाँ पे 15,000 दिखाते हो, ठीक है, और 15,000 सॉरी अगर आप 15,000 के बजाय इसको 12,000 दिखाते हो तो आपने 3,000 कम दिखाया, इसका मतलब आपकी ये जो पोर्शन है ये कॉस्ट बढ़ गई। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो अंडरस्टेट नहीं होगी, यानी कम नहीं होगी, बढ़ के आएगी। चलिए इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने कहा कि ओपनिंग स्टॉक, मान लो हमारा पास जो ओपनिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। सपोज करो ओपनिंग स्टॉक हमारा 10,000 का है, ठीक है, परचेज हमारी 50,000 की हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे 20,000 के हैं, और मान लो कि जो क्लोजिंग स्टॉक था वो सपोज करो कि 15,000 था, एक्चुअल में जो हमारी वैल्यू थी 15,000 थी, तो 50 और 20 70 और 80,000 में से आपने माइनस किया 15,000, तो आपके पास बैलेंस कितना आ गया, बैलेंस आ गया आपके पास 65,000, ठीक है। लेकिन अब सोचो कि अगर इस 15,000 की जगह मैं जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसको 12,000 कर दूं, कम कर दूं, अंडरस्टेट का मतलब आपको मैंने बता दिया, कम दिखा दूं, तब हमारा आंसर क्या होगा, तब हमारा आंसर रहेगा 68,000। तो आपने देखा कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हमारी बढ़ गई, एक्चुअल में कितनी थी 65,000, लेकिन कम वैल्यू दिखाने के कारण हमारी क्लोजिंग जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 65 की जगह 68,000 हो गई, 68,000 हो गई। इसका मतलब अंडरस्टेट नहीं होगी, उल्टा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है या कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये आंसर गलत है, ये वाला ए। ओवरस्टेट करंट एसेट, करंट एसेट्स ओवरस्टेट, देखिए हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारा करंट एसेट है, अगर हम उसको कम दिखाते हैं तो उससे हमारे करंट एसेट ओवरस्टेट नहीं होंगे बल्कि अंडरस्टेट होंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन जो है वो भी गलत है। ओवरस्टेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स इन दैट पीरियड, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, गलत, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को हम अगर आपने देखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लेते हैं, अगर हम क्रेडिट साइड में कम लेंगे, 15 की जगह मान लो 12 लेते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी 3,000 रुपया कम हो जाएगा, तो ओवरस्टेट नहीं होगा, अंडरस्टेट होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन भी गलत है। अंडरस्टेट नेट इनकम इन दैट पीरियड, हाँ जी, नेट इनकम जो है वो कम हो जाएगी, यही इसका सही आंसर है। पहले इसको साफ कर लें कि हमारी नेट इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है क्रेडिट साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आप सबको पता है इनकम्स आती हैं, जितनी इनकम हम कम लेंगे, अंडरस्टेट यानी कम लेंगे, उतना हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, इसलिए उससे क्या होगा, अंडरस्टेट नेट इनकम इन दैट पीरियड, यानी उस पीरियड की जो इनकम है वो कम हमें दिखाई देगी। तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 257, टू प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, दो प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से हैं, याद रखना, ये आपको याद ही रखना है, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी, आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट इज ए कॉस्ट, सबसे पहले आप समझिए फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो चेंज नहीं होती, आप प्रोडक्शन कम कर लो या प्रोडक्शन ज़्यादा कर लो वो फिक्स रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फैक्ट्री का रेंट देते हो, मान लो साल का 50,000, तो उस फैक्ट्री में आप 1,000 यूनिट बना लो, आप 5,000 यूनिट बनाओ या आप कुछ भी मत बनाओ, रेंट तो आपका फिक्स्ड है। इसका मतलब जो रेंट है उस पर हमारा जो आउटपुट है या प्रोडक्शन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर ले या डिक्रीज़ कर ले। तो फिक्स कॉस्ट बेसिकली वो होती है जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जो ज़्यादातर फिक्स ही रहती है। तो अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है आगे। फिक्स कॉस्ट इज़ ए कॉस्ट विच चेंजेस इन टोटल इन प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन आउटपुट, यानी जो चेंज होती है आउटपुट के साथ। अभी मैंने बताया कि फिक्स कॉस्ट एज द नेम सजेस्ट चेंज नहीं होती, गलत है ये आंसर। विच इज़ पार्शली फिक्स एंड पार्शली वेरिएबल, जी नहीं,
वो पार्शली फिक्स और पार्शली वेरिएबल जो कॉस्ट होती है उसको सेमी वेरिएबल बोलते हैं, वो फिक्स नहीं होती, तो ये भी गलत है। विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंज इन आउटपुट, हाँ जी, जो चेंज नहीं होती चाहे आउटपुट जो है वो चेंज हो भी जाए, तो सी इज़ द राइट आंसर। और डी विच रिमेन सेम फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट, जिसकी यूनिट कॉस्ट पर यूनिट जो है सेम रहती है, गलत। फिक्स कॉस्ट की जो यूनिट कॉस्ट होती है यानी कॉस्ट पर यूनिट वो चेंज हो जाती है, टोटल कॉस्ट चेंज नहीं होती, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की चार्जिंग सेक्शन कौन सी है? चार्जिंग सेक्शन यानी वो सेक्शन जिस सेक्शन के अंदर किसी इनकम को टैक्सेबल बनाया जाता है, तो वो है सेक्शन 22। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेल्स बजट इज, सेल बजट कौन सा बजट है? फंक्शनल बजट, मास्टर बजट, एक्सपेंडिचर बजट या नन ऑफ दिस। देखिए सेल बजट जो है ये फंक्शनल बजट में आता है। फंक्शनल बजट में सेल बजट आता है, परचेज बजट आता है, एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट आता है, तो ये सारे फंक्शनल बजट के अंदर आते हैं। मास्टर बजट वो होता है जिसमें सारे फंक्शनल बजट आते हैं, तो मास्टर बजट जो है इट इंक्लूड्स ऑल फंक्शनल बजट्स। सो सेल बजट इज ए फंक्शनल बजट। मास्टर बजट क्या है? जिसके अंदर सारे के सारे फंक्शनल बजट आते हैं। सो ए इज द इस केस में राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 7 एसएससी मीन्स ए पर्सन। ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। एसएससी का मतलब क्या है? एसएससी दोस्तों बेसिकली वो होता है जिसको जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, जिसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी का बर्डन आता है। तो ऑप्शंस हमारे क्या हैं? बाय हुम एनी टैक्स और अदर सम ऑफ मनी इज पेबल, जिसको टैक्स या पैसा देना है, सही है। अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग हैज़ बीन टेकन अंडर द एक्ट, हाँ, जिसके ऊपर एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग शुरू की गई हैं। या सी ए पर्सन डीम टू बी एन एसेसिन डिफॉल्ट, जो एसेसिन डिफॉल्ट हो। सो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। इन सबको हम एसएससी ही बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 261 आंसर रहेगा इसका डी। चलिए जी नेक्स्ट। एक्सपेंस पेड फॉर सेल ट्रेड इज नोन एज। सेल पे जो एक्सपेंस आते हैं वो हम कहाँ दिखाएंगे? ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट? नहीं जी, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेज के ऊपर होने वाले एक्सपेंस आते हैं। सेल के ऊपर होने वाला कोई भी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। सो ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ जी बिल्कुल यही सही आंसर है। एक्सपेंस ऑन सेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आते हैं, और एक्सपेंस ऑन परचेज अगर होंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगे। सो बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज इक्विटी? आप सबको पता है कि ओनर का जो क्लेम होता है, इक्विटी कैपिटल जिसे हम कहते हैं, ओनर के क्लेम को टोटल एसेट्स पे हम क्या कहते हैं? इक्विटी। सो आंसर इज ओनर्स क्लेम ऑन टोटल एसेट। ओनर क्लेम मतलब ओनर का जो पैसा बिजनेस में लगा है उसी को हम इक्विटी या फिर कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 264। सेल्स एक्सपेंडिचर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय एस्टिमेटिंग द एक्सपेंस ऑफ। हम सेल एक्सपेंडिचर जो बजट है किस चीज़ का एस्टिमेट बनाने के लिए बना लेते हैं? एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग एनालिसिस, सेल्समैन सैलरी, ऑल द अबव। तो ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं सेल से रिलेटेड हैं, तो इन्हीं सेल एक्सपेंडिचर बजट बेसिकली इन्हीं का एस्टिमेट बनाने के लिए जाता है, इसलिए आंसर रहेगा इसका डी यानी ऑल ऑफ द अबव। बजटिंग इज डिफिकल्ट टू अप्लाई इन फॉलोइंग केसेस। कहाँ पर जो बजटिंग है वो डिफिकल्ट है? प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू रैपिड चेंज, बिल्कुल। जब प्रोडक्ट रैपिड चेंजेस होती हैं प्रोजेक्ट में तो हम बजटिंग नहीं कर सकते। बजटिंग का मतलब होता है फ्यूचर के लिए एडवांस में हमें फोरकास्ट कर लेना, डिसाइड कर लेना। तो जहाँ पर किसी प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है रैपिड चेंजेस उसमें आती हैं, वहाँ पर हम बजटिंग नहीं कर सकते। जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग क्या है? जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग होता है जब हम किसी स्पेसिफिक ऑर्डर पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब किसी कस्टमर के स्पेसिफिक ऑर्डर पे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। सी तो वहाँ पर भी बजटिंग नहीं चलती। बी केस की बात कर रहा हूँ। अनसर्टन मार्केट कंडीशन, जहाँ पर मार्केट कंडीशन अनसर्टन है वहाँ पर भी बजटिंग नहीं होती। सो इसलिए आंसर रहेगा डी यानी ऑल ऑफ द अबव। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 266। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस बताना हमें। कम्युनिकेशन, रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग नहीं। कम्युनिकेट तो सबसे लास्ट वाला जो है स्टेप है। रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग, आइडेंटिफाइंग ये भी गलत है। पहला आइडेंटिफाइंग, ठीक है, देन उसके बाद रिकॉर्डिंग होती है एंड देन कम्युनिकेटिंग होती है। सो डी इज़ द जो करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट इज बुक कीपिंग मेनली कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। बुक कीपिंग अकाउंटिंग प्रोसेस का कौन सा पार्ट है? एनालाइजिंग प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डी ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक कीपिंग में बेसिकली हम
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, एनालाइजिंग, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारा अकाउंटिंग में आता है। बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन सा है? रेंट एक्सपेंस अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, एन लिख रहा हूँ, नॉमिनल है ये। रेंट इनकम, ये भी नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। इंश्योरेंस एक्सपेंस, एक्सपेंस भी नॉमिनल अकाउंट है। तो कैश अकाउंट जो है वो है रियल अकाउंट के अंदर जो आता है, दैट इज कैश अकाउंट। नेक्स्ट इज एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट, कितने अकाउंट्स इफेक्ट करता है? एटलीस्ट मिनिमम 2, मैक्सिमम जितने मर्जी कर सकता है, 2, 3, 4, 5 कर सकता है, लेकिन मिनिमम कितने अकाउंट से इफेक्ट करेगा? 2, यानी एक डेबिट अकाउंट होगा और दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड इज ए काइंड ऑफ डिडक्शन फ्रॉम, हम डिस्काउंट किस में से देते हैं? तो सिंपल, आप सबको पता है कि हम डिस्काउंट कब अलाउ करते हैं? जब हम कोई कैश रिसीव करते हैं। तो कैश के में से जो हम छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ डिडक्शन फ्रॉम कैश, कैश में से जो हमने छूट दी, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। तो दोस्तों ये थे आज तक के एमसीक्यूज़। नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज़ हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।